बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैश फ्लोज स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। कैश फ्लोज स्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल है। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिन चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं उनमें पहली स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड स्टेटमेंट जो होती है वो है बैलेंस शीट एंड थर्ड वन इज कॉल्ड कैश फ्लोज स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट्स हर कॉरपोरेशन से, हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिक्वायर किया जाता है कि वो फर्निश करेंगे, वो बनाएंगे और इसे पब्लिश करवाया जाएगा। इसको वेबसाइट्स पे लगा दिया जाता है, न्यूज़पेपर में लगाया जाता है। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जिनको पूरा करना लीगल रिक्वायरमेंट है। इनमें तीसरे नंबर पे है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसकी आज हम बात शुरू करने जा रहे हैं। नाम से कुछ पता चल रहा है, कैश फ्लोज। इस कैश फ्लोज से मुराद है कि हमारे पास बिजनेस में दो किस्म के कैश होते हैं। एक वो कैश जो हम किसी भी वजह से वसूल कर रहे हैं और एक वो कैश जो किसी भी वजह से हम पे कर रहे हैं। तो आमतौर पे ये समझ लिया जाता है कि जो हम वसूल कर रहे हैं वो हमारी आमदनी है और जो हम अदा कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस। तो सिर्फ ये चीज़ नहीं है, बल्कि जो हमारी कैश इनफ्लोज हैं उन कैश इनफ्लोज में हमारा सेल का सारा पैसा जो हम वसूल करते हैं, असल में जो कैश की हालत में वसूल करते हैं, तो जाहिर बात है इसमें क्रेडिट सेल शामिल नहीं होगी। हम चूँकि फोकस कर रहे हैं कैश पे, तो हमें सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को टारगेट करना, उन पर फोकस करना है जिसमें कैश का लेन देन हो रहा है। और एक्सपेंसेस जिसका हमने कैश अदा कर दिया, और इसके अलावा ये इनफ्लोज की अगर बात करें तो वो तमाम रेवेन्यूज़ हैं जहाँ से हमें कैश मिलता है। इसके अलावा भी हमें कैश मिल सकता है। वो हमें कैश मिलता है कर्ज की शक्ल में, कि हम लोन जब लेते हैं तो वो भी कैश इनफ्लो कहलाएगा। और अगर हम नए शेयर्स जारी कर देते हैं तो नए शेयर्स जारी करके भी हमें कैश ही मिलेगा। तो कैश इनफ्लोज से मुराद वो तमाम सोर्सेज हैं जहां से हमें कैश मिलता है और उसकी वजह से हमारे कैश के बैलेंसेस में इजाफा होता है। कैश आउटफ्लोज में शामिल है हमारे वो तमाम आइटम्स जिनकी वजह से हम कैश अदा करते हैं। तो इन आइटम्स में सिर्फ एक्सपेंसेस शामिल नहीं है, बल्कि जब भी कभी हम एसेट्स परचेज करते हैं तो हमें कैश अदा करना पड़ता है। तो एसेट्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपका कैश कम हो रहा है। इसके अलावा जब हम लायबिलिटीज जो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, कि हमने वो सपोज कर्ज ले रखा है, तो अगर वो वापस करेंगे आप तो आपकी लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। लेकिन जब आप उन लायबिलिटीज को कम करने के लिए कैश अदा कर रहे होंगे तो आपका ये कैश आउटफ्लो कहलाएगा, मतलब कैश आपका यूज हो गया। तो कैश इनफ्लोज में भी ये बात है कि अगर आप एसेट्स को सेल कर देते हैं तो एसेट सेल करके आपको कैश मिला, तो इसका मतलब कि एसेट्स के सेल करने से भी हमारे कैश के सोर्सेज में इजाफा होगा। और
अगर हम लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब हम अगर कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने से हमारे कैश के सोर्सेज में इजाफा होगा। ये बात तमाम एसेट्स और तमाम लाइबिलिटीज के ऊपर बिल्कुल सही वेरीफाई होती है कि तमाम किस्म के एसेट्स में जब भी इजाफा होगा उसका मतलब यही होगा कि हमने उनके बदले कैश अदा किया, तो उनकी वजह से हमारे कैश में कमी आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जब भी एसेट्स में इजाफा हो जाए तो यूं समझ लें कि कैश यूज हो गया, कैश आउटफ्लो अकर हो गई। और जब भी हम कहते हैं कि हमारा एसेट जो है वो कम हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि उस एसेट को हमने सेल कर दिया। अब एसेट्स की भी कई किस्में हैं। जब हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एसेट्स की भी टाइप्स पढ़ी थी। तो एसेट्स फिक्स एसेट्स भी होते हैं, एसेट्स करंट एसेट्स भी होते हैं। हम कई बार फिक्स एसेट्स भी सेल कर देते हैं। फिक्स एसेट जब भी आप सेल करेंगे आपको कैश मिलेगा, तो इसका मतलब कि फिक्स एसेट्स की कमी की वजह से भी कैश के सोर्सेज में इजाफा होता है। और अगर आप करंट एसेट्स यानी कि इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, सेलेबल गुड्स आपके पास पड़ी हैं जिन्हें हम फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं, या सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कई बार सेल करती रहती हैं, तो उन गुड्स को जब आप सेल करेंगे तो वो आपके एसेट्स में कमी होगी, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि आपके कैश में इजाफा होगा। हम यहाँ फोकस करते हैं सिर्फ कैश पे, तो उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि किस वजह से कैश बढ़ रहा है और किस वजह से कैश कम हो रहा है। तो जिस भी वजह से कैश बढ़ता है हम उसे कैश इनफ्लोज कहते हैं या सोर्सेज कहते हैं, और जिस वजह से भी कैश जो है वो कम होता है हम उसको कैश आउटफ्लोज या यूजेस कहते हैं। तो मैं इसके साथ ये दर्ज कर देता हूँ कि कैश इनफ्लोज मीन्स सोर्सेज ऑफ कैश। कैश के वसाइल में इजाफा हो जाए तो ये आप इसको सोर्सेज भी कह सकते हैं और इसको आप कैश इनफ्लोज भी कह सकते हैं। इसी तरह से जब आपके कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं तो कैश आउटफ्लोज से मुराद है कि आपका कैश जो है वो यूज हो गया, तो इसको हम यूजेस भी कहते हैं। तो जो यूजेस हैं, अभी मैंने जैसे मिसालें दी थी, उन मिसाल में और उन एग्जांपल्स में मैंने आपको समझाया कि जब भी हमारे एसेट्स बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि कैश अदा हो गया है, तो कैश की यूजेस में हम बात लिखते हैं। अब हम इन एसेट्स और लायबिलिटीज के करस्पॉन्डिंग इनके अकॉर्डिंगली हम एक रूल सेट कर सकते हैं। अगर वो रूल हम सेट कर लें तो हमारे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आसान हो जाएगा। रूल हम क्या सेट कर सकते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि कैश इनफ्लोज तब होती हैं जब हमारे पास रेवेन्यू आता है, जब हमारे एसेट सेल होते हैं और जब हमारी लायबिलिटीज में इजाफा होता है। इसका मतलब ये है कि जब आपके एसेट्स कम हो रहे होंगे और आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही होंगी तो ये सोर्सेज की कंडीशन कहलाएगी। और इसी तरह से इसके अपोजिट, अगर हमारे एसेट्स में कमी आ रही होगी, अगर हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कैश रिसीव कर रहे हैं। और अगर एसेट आप खरीद रहे हैं, इसके अपोजिट अगर आप एसेट परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब कैश यूज हो गया। तो जब भी एसेट्स आप परचेज करेंगे, एसेट्स में इजाफा होगा तो आपके कैश यूज हो गया। और लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज होने का मतलब है कि आपने लायबिलिटीज के अगेंस्ट जो पेमेंट करनी थी वो अदा कर दी है, तो उसके लिए भी कैश यूज हो गया। तो इन चीज़ों के करस्पॉन्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ रूल सेट कर देते हैं, उन रूल के तहत हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में आगे बढ़ते हैं। जी, ये अब हमारे सामने एक चीज फाइनल हो गई, सोर्सेज ऑफ फंड्स, एनी डिक्रीज इन एसेट आइटम। किसी भी एसेट आइटम में जब भी डिक्रीज आएगा तो वो सोर्स कहलाएगा। एनी इंक्रीज इन अ क्लेम आइटम मींस लायबिलिटी, और शेयर होल्डर इक्विटी आइटम मींस
उसे आप रिटेन अर्निंग कह सकते हैं, उसे आप कैपिटल की अमाउंट कह सकते हैं, कॉमन स्टॉक की अमाउंट कह सकते हैं जो शेयर होल्डर इक्विटी का हिस्सा है। उसमें या लायबिलिटी में जब भी इजाफा होगा तो सोर्स कहलाएगा, सोर्स ऑफ कैश। वी आर फोकसिंग ऑन कैश कि लायबिलिटी बढ़ने का मतलब कैश बढ़ा है। लायबिलिटी बढ़ने से मुराद कि आपने उधार लिया है, आपको कैश तो मिल गया ना, तो उधार भी कैश ही होता है, तो इसलिए आपके कैश सोर्सेज में इजाफा हो गया। आपने इसको इंक्रीज लिखा तो सोर्स कह गए, सोर्स ऑफ फंड्स है ये। और अगर आपका एसेट जो है वो गिर रहा है तो ये भी सोर्स है, मतलब आपने इन्वेंट्री सेल कर दी, आपने फिक्स एसेट सेल कर दिया, तो आपके एसेट्स में अगर कमी आई है तो उसके बदले भी आपको कैश ही मिलेगा। तो ये दोनों आइटम्स सोर्सेज क्रिएट करते हैं। इसके अपोजिट यूजेस ऑफ फंड्स क्या है कि इंक्रीज इन एन एसेट आइटम। जब भी किसी एसेट आइटम में इजाफा हो तो इसका मतलब कि आपने एसेट परचेज किया, आपने एसेट्स में इजाफा एडिशन किया। अगर आपने एसेट्स में एडिशन किया है तो आपने कैश अदा किया होगा, तो इसका मतलब कि ये इजाफा जो एसेट्स में है ये यूजेस कहलाएगा, यूजेस ऑफ फंड्स, मतलब कैश इस्तेमाल हो गया। डिक्रीज इन ए क्लेम आइटम, जब भी किसी लायबिलिटी में कमी आती है तो लायबिलिटी में कमी आने से मुराद ये है कि जो लायबिलिटी आपके जिम्मे थी अगर वो कम हुई है तो वो कैसे कम हो गई, आपने उसके बदले कैश अदा किया। अकाउंट्स पेबल लिखे हुए थे कि आपने अदा करने हैं, अब वो अगर 1 लाख से कम होकर 50,000 रह गए तो इसका मतलब कि बाकी 50,000 आपने दिया है, तो आपने दिया क्या है, कैश दिया है, तो इसलिए यूजेस ऑफ कैश कहलाएगा। डिक्रीज इन क्लेम मींस यू हैव पेड द कैश, यू हैव यूज्ड द कैश, आपके कैश के वसाइल में कमी आएगी। तो ये दो टर्म्स हमारे सामने हैं, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स। इसको मजीद शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है हमारे पास, इस बॉक्स को हम जरा केयरफुली देख लें। ये वो शॉर्टकट फार्मूला बन गया जिस पे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे ए से मुराद एसेट है, एल से मुराद लायबिलिटी है, ए फॉर एसेट एंड एल फॉर लायबिलिटी। यहाँ एस से मुराद सोर्स है और यू से मुराद यूजेस है। तो बताया गया कि जब भी एसेट्स में कमी आ जाए, एसेट्स के सामने माइनस लिखा हुआ है, एसेट्स में कमी आ जाए तो वो सोर्स है, और जब भी लायबिलिटीज में इजाफा हो जाए, लायबिलिटीज में प्लस लिखा हुआ है, लायबिलिटीज का बढ़ना सोर्सेज कहलाएंगे। जब भी एसेट्स में इजाफा हो जाए प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एसेट्स यूज, यानी कि एसेट्स बढ़े हैं तो कैश यूज हो गया, और लायबिलिटीज में कमी आने का मतलब ये है कि आपका जो एसेट्स हैं, हमारा जो कैश है वो यूज हो गया। तो यूजेस दो हैं, सोर्सेज भी दो हैं। दो सोर्सेज कौन से हैं? जब भी एसेट कम हो जाए तो वजह सोर्स, कैश का सोर्स आपके पास आएगा, लायबिलिटीज बढ़ जाए तो भी सोर्स है, और अगर एसेट्स बढ़ जाए तो यूजेस हैं, और लायबिलिटी का अगर लायबिलिटी कम हो जाए तो यूज। ये इसको याद करना बहुत आसान है, एक दूसरे के अपोजिट है ये। यहाँ आप देख रहे हैं कि एसेट कम होता है तो सोर्स बनता है, और एसेट बढ़ता है तो यूज बनता है। यहाँ लायबिलिटी को हम देख रहे हैं कि लायबिलिटी में इंक्रीज आता है तो सोर्स है, और लायबिलिटी में डिक्रीज है तो यूज है। तो ये आपस में अपोजिट कंडीशन होती है एसेट्स और लायबिलिटीज की, उस वजह से ये फार्मूला भी अपोजिट नजर आ रहा है। इसको याद करना बहुत आसान है, अगर आप सिर्फ ये याद रख लें, इस एसेट्स में जब भी कमी आएगी तो वो सोर्सेज होंगे, अगर एसेट्स में कमी आएगी तो सोर्सेज होंगे, तो आपको खुद ब खुद याद रह जाएगा कि बाकी इफेक्ट सारे इसके अपोजिट हैं। अगर एसेट्स में कमी आती है तो वो सोर्स है, अगर एसेट्स में इजाफा होता है तो वो यूजेस है। अच्छा, एसेट्स के अपोजिट होती हैं लायबिलिटीज। अगर एसेट्स कम होने से सोर्सेज कहलाते हैं तो लायबिलिटीज कम होने से यूजेस कहलाएंगी, और लायबिलिटीज बढ़ने से सोर्सेज कहलाएंगी। तो इसे अगर हम याद रख लें तो हमारे लिए क्वेश्चंस को मजीद आगे ले जाना, समझना आसान हो जाएगा। अब हम सवाल में इस सोर्सेज और यूजेस के इस फार्मूले को इस्तेमाल कहाँ करेंगे और उससे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कैसे पहुंचेंगे, उसकी तरफ हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट दी हुई है। इस बैलेंस शीट में एसेट्स दिए हुए मार्च 31, एक साल है 2001 और एक साल है 2000।
एसेट साइड पे कैश दिया हुआ है, ये हमारा करंट एसेट होता है। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है। इन्वेंट्रीज जो हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट पे लिखी जाती हैं, यानी कि इनमें से दोनों में से जो अमाउंट कम हो उसी पे इन्वेंट्रीज लिखी जाती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमारे करंट एसेट्स होते हैं। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड टैक्स प्री पेमेंट्स, जितनी भी प्री पेमेंट्स होती हैं ये भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो इन तमाम करंट एसेट्स को टोटल करके ये कैटेगरी का टोटल आ गया है। कैटेगरी का टोटल है 2441। ये कैटेगरी कौन सी है, इसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। तो ये तमाम, ये जितने भी हमने यहाँ पे देखे, ये तमाम करंट एसेट्स हैं। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट हमारे पास लिखे हुए थे। तो फिक्स्ड एसेट्स ये भी हमारे एसेट्स होते हैं। इसमें से डेप्रिसिएशन जो हम सालाना करते हैं वो हम माइनस कर देते हैं, तो नेट फिक्स एसेट हमारे पास आ जाते हैं। ये हम जानते हैं कि जब भी फिक्स एसेट लिखे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस की जाती है। फिर इन्वेस्टमेंट का हेड है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के मद में कोई एसेट्स होंगे तो वो आप लिखेंगे, और अदर एसेट्स लॉन्ग टर्म, ये तमाम हमारे पास एसेट्स जब जमा हो जाएंगे तो इसको कहेंगे टोटल एसेट। अब सोर्सेज एंड यूजेस का काम क्या है कि हमें 2 साल का डेटा मालूम होता है। इनके कंपनी तो हर साल अपने स्टेटमेंट्स बनाती हैं। 2001 में स्टेटमेंट्स बनाई बैलेंस शीट, और 2002 में। 2001 में हमारे पास कैश का बैलेंस था 175 मिलियन, और 2002 में है 178 मिलियन। तो यहाँ नजर आ रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन का इजाफा है। अभी हमने जो रूल पढ़ा वो रूल ये था कि जब भी हमारे एसेट्स में इजाफा होगा तो वो यूजेस होंगे, जब भी कमी होगी तो वो सोर्सेज होंगे। अब आपके पास ये नजर आ रहा है डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन ऑफ चेंज बता रहा है कि भाई इसमें इजाफा हुआ है। कि 2001 से 2002 की तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास इजाफा नजर आ रहा है कि ये 3 मिलियन का इजाफा हुआ है, इसलिए यहाँ पे साइन जो है प्लस का लगाएंगे। प्लस का साइन बन गया, और इस प्लस के साइन के बाद हम देख रहे हैं कि ये एसेट है और एसेट में इजाफा हुआ है। तो हम जानते हैं कि एसेट्स में जब भी इजाफा हो तो वो यूजेस में लिखा जाएगा। अभी जो रूल हमने डिस्कस किया था उसी रूल के तहत हम सोर्सेज और यूजेस का पता लगा रहे हैं। दूसरा एसेट है अकाउंट रिसीवेबल। ये 740 था, कम हो गया 678 हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ चेंज माइनस है, डिक्रीज है। ये डिक्रीज है 62 मिलियन का, और जब भी एसेट्स में कमी आ जाती है तो हम उसको सोर्सेज में लिखते हैं। तो ये आपके सामने सोर्स के कॉलम में लिखा हुआ। देन इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज थी 1235 जो कि इंक्रीज हो गए 1329 हो गई, इनके इजाफा देखने में आ रहा है। अब एसेट्स में जब भी इजाफा हो जाए तो हम उसको यूजेस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 94 मिलियन यहाँ यूजेस में लिखा गया। उसके बाद है प्री पेड एक्सपेंसेस, ये भी एसेट्स हैं। इसमें भी 17 थे, 21 हो गए, तो इसका मतलब कि 4 मिलियन का इजाफा है। तो जब भी इजाफा होगा एसेट्स में वो यूजेस में लिखा जाएगा। तो ये आपके सामने यूजेस में लिखा हुआ। उसके बाद है क्यूमुलेटेड 4 मिलियन भी यूजेस में लिखे गए हैं क्योंकि ये भी हमारे एसेट्स का इजाफा था। तो एसेट्स का इजाफा यूजेस में लिखा जाता है। एक्यूमुलेटेड टैक्स प्री पेमेंट्स 29 थी और ये 35 हो गई। इससे मुराद ये है कि यहाँ पे भी इजाफा है, तो ये भी यूजेस में 6 मिलियन लिखा गया। करंट एसेट्स कोई एसेट नहीं है, ये कैटेगरी का टोटल है। तो इस पे आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, सोर्सेज और यूजेस अप्लाई नहीं होते। हम अकाउंट्स पे सोर्सेज और यूजेस अप्लाई करते हैं, कैटेगरीज पे अप्लाई नहीं करते। देन हमारे पास आता है फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट कॉस्ट कितने में हमने खरीदा था, तो ये 1538 मिलियन 2001 में था और 1596 मिलियन 2002 में। तो इस पे भी नॉट एप्लीकेबल लिखने की वजह है कि ये जो फिक्स कॉस्ट फिक्स एसेट एट कॉस्ट है, इससे मुतल्लिका कुछ कैलकुलेशंस हुआ करती हैं। इसमें 2 एलिमेंट शामिल होते हैं, फिक्स एसेट्स जो आपने साल भर में नए खरीदे, और डेप्रिसिएशन जो उस फिक्स एसेट पे हर साल चार्ज की जाती है।
तो हम फिक्स एसेट्स की ओपनिंग और एंडिंग लेने की बजाय हम ये देखते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन कितनी की और हमने खरीदारी कितनी की। उसका एक शॉर्टकट भी है कि आप इन दोनों को फिक्स कॉस्ट एट कॉस्ट, फिक्स एसेट एट कॉस्ट और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, इन दोनों को अगर आप यहाँ छोड़ भी दें तो उन दोनों का नेट इफेक्ट आपको नेट फिक्स्ड एसेट में मिल जाएगा। तो नेट फिक्स एसेट्स का मतलब होता है नेट मींस इसमें एडिशंस भी हो चुकी हैं और इसमें से एक्यूमुलेशंस माइनस भी हो चुकी है, यानी कि एसेट्स में जितना इजाफा हुआ था वो भी इसमें एडजस्ट हो चुका है और जो डेप्रिसिएशन की वजह से कमी हुई थी वो भी इसमें एडजस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पता चल रहा है कि 747 का बैलेंस था 2001 में नेट फिक्स एसेट का आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ एडिशंस इन फिक्स एसेट, कि हमने फिक्स एसेट में जो इजाफा किया था वो भी और डेप्रिसिएशन दोनों का इफेक्ट लेने के बाद हमारे पास 2001 के एंड पे बैलेंस था 747 और 2002 में बैलेंस है 739, जिससे पता चल रहा है कि हमारे नेट फिक्स एसेट्स में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी हो गई है। तो उस कमी को, अब एसेट्स की कमी को हम सोर्सेज कहते हैं, तो ये 8 मिलियन आपको नजर आ रहा है कि सोर्सेज साइड पे लिखा गया। देन है इन्वेस्टमेंट का हेड, ये भी एसेट्स काउंट किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट जीरो थी, मतलब डैश लगा हुआ, डैश का मतलब सिफर होता है कि नहीं थी, और 2002 में 65 हुई तो ये इजाफा है 65 का, तो ये आपके एसेट्स में इजाफा हुआ है, तो इसको हमने सोर्सेज के यूजेस के हेड में लिखा। यानी कि इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ेगी तो तभी बढ़ेगी जब आप कैश अदा करेंगे, तो आप इसको यूजेस में लिखते हैं। अदर एसेट्स भी एसेट्स हैं जो 205 थे और वो अब भी 205 है, इसका मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर कोई चेंज नहीं है तो आप उसको ना यूजेस में लिख सकते हैं और ना ही सोर्सेज में कहीं भी लिख सकते हैं। टोटल एसेट्स ये कैटेगरी का टोटल है, इसलिए इसको हम मेंशन नहीं कर सकते, हमें सिर्फ जेन्युइन रियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज दरकार होती है। उसके बाद लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कि बैलेंस शीट की दूसरी साइड। यहाँ पे हमारे पास कुछ लायबिलिटीज लिखी हुई है, बैंक लोन्स एंड नोट्स पेबल। तो ये एक लायबिलिटी है जो 356 थी और ये बढ़ के हो गई है 448, यानी कि इसमें इजाफा हुआ है। तो वो इजाफा 92 का इजाफा। अब हम लायबिलिटीज के बारे में रूल जानते हैं कि लायबिलिटीज जब भी बढ़ती हैं तो लायबिलिटीज के बढ़ने से मुराद ये है कि आपके पास कैश का बंदोबस्त हो रहा है, आपको कैश मिल रहा है, और लायबिलिटीज में कमी का मतलब होता है कि आप उनके बदले कैश अदा करके लायबिलिटीज को डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे लायबिलिटीज का बढ़ जाना ये बता रहा है कि आपने लोन्स लिए हैं, तो इसका मतलब कि कैश आपका बढ़ गया होगा, तो ये 92 सोर्सेज में लिखा गया। अकाउंट्स पेबल 136 थे जो 148 हो गए, तो इसका मतलब कि यहाँ भी 12 का इजाफा है, तो ये भी सोर्सेज हैं। उसके बाद अदर अक्रूड लायबिलिटीज हैं, ये भी हमारी लायबिलिटी है, और यहाँ पता चल रहा है कि 164 था जो कि बढ़ के 191 हो गया। तो लायबिलिटीज में जब भी इजाफा होता है ये हमारे सोर्सेज बनते हैं, तो ये 27 का इंक्रीज, प्लस का साइन इंक्रीज बता रहा है, तो ये हमारे सोर्सेज में लिखा जाएगा। देन है हमारे पास करंट लायबिलिटी, ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी के टोटल को हम अप्लाई नहीं करते किसी सोर्स और लायबिलिटी में। देन हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती हैं करंट लायबिलिटीज के बाद। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लंबे अरसे के कर्जे 627 थे जो कि बढ़ के 631 हुए, इसका मतलब कि 4 का इजाफा है, तो जब भी लायबिलिटीज में इजाफा होगा सोर्सेज में लिखेंगे। लॉन्ग टर्म डेट के बाद हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी है। स्टॉक होल्डर इक्विटी का सेक्शन जो होता है इसमें, या शेयर होल्डर इक्विटी हम इसे कहते हैं, तो इसमें कॉमन स्टॉक लिखा जाता है, और कॉमन स्टॉक का प्रीमियम, कॉमन स्टॉक मीन्स ऑर्डिनरी शेयर्स, और उसका प्रीमियम मतलब एडिशनल पेड इन कैपिटल को हम प्रीमियम कहते हैं। इसी तरह से रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि हमारे जितने भी प्रॉफिट्स के बैलेंसेस हैं वो तमाम रिटेन अर्निंग्स में जमा किए जाते हैं, तो ये हमारी स्टॉक होल्डर इक्विटी बन जाती है इन 3 चीज़ों को जमा करने के बाद। तो ये याद रहे, कॉमन स्टॉक एट पार वैल्यू, और उसके बाद उसका एडिशनल पेड इन कैपिटल यानी कि प्रीमियम, और तीसरी चीज़ है रिटेन अर्निंग। अगर तीनों को जमा कर दिया जाए तो ये 3 मेन आइटम्स जमा होने के बाद जो एक टोटल बनता है उसे कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। अब इनमें से भी हर एक चीज़ लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट होती है, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड है। कॉमन स्टॉक भी कंपनी पे लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा कंपनी का अपना नहीं होता, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। तो 421 था, 421 ही रहा, कोई चेंज नहीं आया, तो कोई यूजेस और सोर्सेज नहीं लिखे जाएंगे। इसी तरह से एडिशनल पेड इन कैपिटल है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, 361 था, 361 है, तो इसमें भी कोई चेंज हम यहाँ पे देखने के नहीं दिखते।
देन 956 था हमारा रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस, और ये हो गया 1049। अब रिटेन अर्निंग असल में खुद कोई रियल अकाउंट नहीं है, असल में इसके साथ जो रियल अकाउंट अटैच्ड है वो दो हैं। एक है हमारा जिसे हम प्रॉफिट्स कहते हैं, यानी कि हमारा हर साल का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और दूसरा इसके साथ अटैच है डिविडेंड्स, कि रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट्स जमा किए जाते हैं और डिविडेंड्स इसमें से माइनस किए जाते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट का नाम है रिटेन अर्निंग्स। तो उस स्टेटमेंट में जो असल में अकाउंट इस्तेमाल होते हैं या जिन अकाउंट्स को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है वो है नेट प्रॉफिट्स, जो रिटेन अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस में जमा किया जाता है, और उसमें से माइनस करते हैं हम डिविडेंड्स को, तो उसके बाद हमारे पास रिटेन अर्निंग का अर्निंग बैलेंस आता है। तो यहाँ पे नेट बताया हुआ है कि 956 था रिटेन अर्निंग, जो कि 1014 हो चुका है। अभी सिर्फ सोर्सेज और यूजेस को अगर हम समझाने के लिए बात करें तो ये 58 का डिफरेंस बता रहा है कि रिटेन अर्निंग में 58 का इजाफा हुआ है। और रिटेन अर्निंग में 58 का इजाफा तभी होता है जब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसमें 58 का इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा हमने कंसिडर कर लिया अपने सोर्सेज के तौर पे, क्योंकि ये इजाफा था, लायबिलिटीज में इजाफा सोर्सेज कहलाता। तो ये सोर्सेज और यूजेस का रूल अप्लाई करते हुए हमने ये स्टेटमेंट्स में से तमाम चेंजेस और सोर्सेज यूजेस मालूम करने होते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 समझ लें कि किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सोर्सेज और यूजेस का पता लगाना होता है कि हमारे एसेट्स में और लायबिलिटीज में कितना इजाफा हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अब इस सोर्सेज एंड यूजेस का एक स्टेटमेंट बनता है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस। तो जितने भी हमने यहाँ पे सोर्सेज के हेड में जितने चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, ये सब कॉलम वाइज हम इनको लायबिलिटीज और एसेट्स की क्लासिफिकेशन के बगैर हम एक नई क्लासिफिकेशन में ढाल देंगे, उसका नाम है सोर्सेज एंड यूजेस की लिस्ट। तो कोई एसेट्स हो चाहे कोई लायबिलिटी हो, अगर वो सोर्स है तो उसको सोर्सेज की हेड में लिख दिया जाएगा, और जितने भी यूजेस हैं चाहे वो कोई एसेट्स हो या लायबिलिटी हो उसको हम यूजेस के हेड में दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स दी गई है 58, और डिक्रीज इन फिक्स एसेट जैसे ऊपर हमने सवाल में अभी इलस्ट्रेशन में देखा था, वो तमाम चीजें जस्ट यहाँ पे समराइज कर दी गई हैं। ये हमारे सोर्सेज की लिस्ट बन गई और ये यूजेस की लिस्ट बन गई। जब इस लिस्ट को हम बना लेते हैं तो हमारा स्टेप नेक्स्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दो फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। उन फॉर्म्स को हम देखते हैं कि इसमें से कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट मालूम कर सकते हैं। जी, ये हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक परफॉर्मा है जो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम हल करने जा रहे हैं। इसको फ्रेम बी इसलिए कहा गया ये इनडायरेक्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हम बनाएंगे इसमें फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2002, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर हमारा क्लोज होता है March 31 पे सपोज वो क्लोज होता है, तो हम वहां पे ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं। इस स्टेटमेंट पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि इस स्टेटमेंट के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और दूसरा हिस्सा इस कैश फ्लोज का कहलाता है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा हिस्सा कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इन तीनों एक्टिविटीज को समझना बहुत जरूरी है। करना हमने सिर्फ ये है कि जो स्टेटमेंट हमारे सामने है, इस स्टेटमेंट को फर्निश करने के लिए, बनाने के लिए जो हमने अभी सोर्सेज एंड यूजेस की लिस्ट बनाई थी, उस सोर्सेज एंड यूजेस की लिस्ट को हमने यहाँ सिर्फ इंस्टॉल करना है, यहाँ पे सिर्फ फर्निश करना है, कॉपी करना है। जब हम इसको कॉपी कर लेंगे उसके बाद हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा जो हमारा नेट कैश फ्लोज कहलाएगा। उसमें से जितने भी सोर्सेज होंगे हम उनको यहाँ पॉजिटिव अमाउंट के तौर पे लिखते जाएंगे, और उसमें जितने भी यूजेस होंगे उनको हम नेगेटिव अमाउंट के तौर पे यानी कि कैश आउटफ्लो के तौर पे लिखते जाएंगे। जितने भी ये नेगेटिव अमाउंट्स हैं ये पैरेंथेसिस में लिखे हुए हैं, ये नेगेटिव अमाउंट्स हैं, ये यूजेस की अमाउंट है, मींस इट इज कैश आउटफ्लो, और ये पॉजिटिव अमाउंट कहलाती है कैश इनफ्लो। ये वही अमाउंट्स हैं जो अभी हमने सोर्सेज एंड यूजेस की लिस्ट में फाइंड आउट किए थे। अच्छा, अब बाकी बात ये रह गई है कि इन एक्टिविटीज में हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि उन सोर्सेज एंड यूजेस में से कौन सी एक्टिविटीज का ताल्लुक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से है, और सोर्सेज एंड यूजेस में से किन एक्टिविटीज का ताल्लुक फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ है, और रिमेनिंग जो एक्टिविटीज बचेंगी उनका ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम वो तमाम एक्टिविटीज दर्ज करते हैं जो करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज हैं।
करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के तमाम आइटम्स हम यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दर्ज करेंगे, प्लस इनडायरेक्ट मेथड में हम सवाल का स्टार्ट करेंगे नेट इनकम से, और हम उस सेल्स और डायरेक्ट मेथड में चूंकि सेल्स और उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और तमाम वो चीज़ें मालूम करनी पड़ती हैं जिसके बदले आपने कैश अदा किया या वसूल किया, उसकी बजाय अगर हम डायरेक्टली नेट इनकम का फिगर ले लें तो नेट इनकम में वो तमाम एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं जिस एडजस्टमेंट के तहत हमने ये कैलकुलेशंस नेट इनकम की हासिल की थी और उसमें तमाम कैश इनफ्लो आउटफ्लो नेट हो चुका होता है। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन यहाँ वापस जमा कर रहे हैं इस नेट इनकम में, इसके जमा करने की वजह ये है कि डेप्रिसिएशन ऐसा एक्सपेंस होता है जिसके बदले कंपनी कोई कैश अदा नहीं करती। इट इज कॉल्ड नॉन कैश चार्ज। इसके यहाँ पे लिखने की वजह यह है कि ये नॉन कैश चार्ज है। इसके अलावा भी अगर कंपनी के पास कोई नॉन कैश चार्ज होगा तो वो भी यहाँ पे दर्ज कर दिया जाएगा। इसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश चार्ज। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें जिसके बदले कोई कैश नहीं दिया जाता। तो नेट इनकम का फिगर हमने जो लिखा था वो कैश के नेट के तौर पे लिखा था। अगर हमने नेट इनकम का फिगर कैश के नेट के तौर पे लिखा था तो फिर हमने डेप्रिसिएशन तो माइनस कर दिया था पहले ही, क्योंकि नेट इनकम तभी हासिल की जाती है जब हम डेप्रिसिएशन पहले से माइनस कर चुके होते हैं। तो डेप्रिसिएशन के बदले तो आपने कोई कैश नहीं दिया, लेकिन नेट इनकम का सही फिगर मालूम करने के लिए हमें पहले डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ती है। और हम ये जानते हैं कि डेप्रिसिएशन के बदले चूंकि कैश नहीं दिया जाता तो डेप्रिसिएशन को वापस नेट इनकम में जमा कर दिया जाता है, क्योंकि ये किसी आउटफ्लो का बाइस नहीं बना होता। तो हम ये देखते हैं कि नेट इनकम हो उनमें जमा कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन एंड एनी अदर नॉन कैश चार्ज। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में बताई जाती है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि अगर कोई एक्सपेंस हमारे पास है और वो नॉन कैश चार्ज है तो हम उसको यहाँ पे नेट इनकम में जमा कर देंगे अगर वो एक्सपेंस है और उसके बदले कोई कैश नहीं दिया गया। Then we start our operating activities. इस एक्टिविटीज में हम तमाम करंट एसेट्स और तमाम करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस लिखेंगे जो भी हमने सोर्सेज एंड यूजेस में अभी मालूम किया था। यानी कि सोर्सेज और यूजेस की लिस्ट में जितने करंट एसेट्स नजर आएंगे आपको और जितने करंट लायबिलिटीज नजर आएंगी उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिख देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझना मजीद आसान भी हो सकता है कि अगर आप सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कंसेप्ट को समझ लें और फाइनेंशियल एक्टिविटीज के कंसेप्ट को समझ लें तो रिमेनिंग जितने भी आइटम बचेंगे आपके पास सोर्सेज और यूजेस की लिस्ट में वो जाहिर बात है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ही आइटम होंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है पैसा अदा करने से। मींस के हम ये सोच रहे होते हैं यहाँ पे कि अगर हमने बिजनेस के पैसे में से, बिजनेस की अमाउंट में से, बिजनेस के कैपिटल में से कुछ पैसा बिजनेस के अंदर नहीं बल्कि बिजनेस के आउटसाइड, अपने बिजनेस के आउटसाइड कहीं और इन्वेस्ट किया है, यानी कि कंपनी अपने एसेट्स तो खरीदती ही है, अपने कारोबार को चलाने के लिए तो पैसा लगाती है, इसके अलावा भी आप अपने पैसे को एक्सटर्नल यूज में लेके आ सकते हैं। एक्सटर्नल यूज से क्या हो सकता है कि आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लें, आप किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लें। अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, उसके बॉन्ड्स खरीदेंगे तो फिर आपको वहां से इनकम्स आने के चांसेस होते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मींस कि वो तमाम हमारे असासे, वो तमाम जगह जहां पे हमने पैसा लगाया था, इसके अंदर हमारे आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं और इनसाइड इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। यानी कि आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिख दिया, अब बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं एसेट साइड पे और आपके जितने भी जो आपने फिक्स एसेट्स खरीदे हमें, वो फिक्स एसेट्स, उनके एडिशंस, वो तमाम चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपने कारोबार के बाहर की है और वो इन्वेस्टमेंट जो आपने कारोबार के अंदर की है, दोनों को इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा और दोनों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के तौर पे शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले एडिशन टू फिक्स एसेट, कि आपने फिक्स एसेट कितने खरीदे थे 104। पेमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा किया है तो वो पेमेंट आपने की है तो वो यूजेस क्या रहा था इसलिए नेगेटिव आया। और इसी तरह से एडिशन टू फिक्स एसेट में भी आपने अगर एसेट्स खरीदे हैं तो वो भी आपके यूजेस हैं, तो ये हमने यूजेस में से ये निकाले। और ये दो एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसी तरह की सारी एक्टिविटी कि जिसका ताल्लुक फिक्स एसेट से हो, करंट एसेट से ना हो, अदर एसेट्स हो,
फिक्स एसेट्स हो, अदर एसेट्स हो, तो ये तमाम लिखे जाएंगे और इन्वेस्टमेंट का जो अपना फिगर होगा ये तमाम लिखे जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, यानी कि आपका बिजनेस का कैपिटल जो आपके पास मौजूद है बिजनेस के पास वो कहाँ आपने इस्तेमाल किया, फिक्स एसेट्स में इस्तेमाल किया, आपने इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल किया, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल किया, जहां भी इस्तेमाल किया वो हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। देन हमारे पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको अगर हम समझ लें फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मुराद है कि हमने पैसा अपने बिजनेस को चलाने के लिए कहाँ से इकट्ठा किया, उसके सोर्सेज होते हैं हमारे पास, या तो कॉमन स्टॉक से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, या फिर हम डेट से पैसा इकट्ठा करते हैं, या फिर प्रेफर्ड स्टॉक से, इनको भी शेयर्स ही हैं, शेयर्स से पैसा इकट्ठा करेंगे, प्रेफर्ड शेयर्स कहलाएंगे, और आम शेयर्स बेचेंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन शेयर्स कहलाएंगे। और इसके अलावा आप बोरो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट ले सकते हैं, लंबे अरसे तक का कर्जा ले सकते हैं। तो वो तमाम एक्टिविटीज जिसमें हम फंड इकट्ठा करें, या वो उन एक्टिविटीज को जो हम उन सोर्सेज को जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं, वो तमाम एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखी जाएगी। पेमेंट्स किस चीज की है, सपोज आपने कॉमन शेयर्स अगर जारी किए हैं और कॉमन शेयर से पैसा हासिल किया है तो आपने उनको डिविडेंड्स भी तो देने हैं, तो वो डिविडेंड्स यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखे जाएंगे। और अगर आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग की है तो अगर आपने वापस भी तो करनी है तो वो वापसी भी इसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखी जाएगी। अगर आपने मजीद कर्जे लिए तो वो मजीद कर्जे भी इसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखे जाएंगे। तो फाइनेंसिंग का ताल्लुक, फाइनेंस का मतलब उन तमाम फंड्स की लेन देन से है जो हम बिजनेस के लिए बाहर से रिसीव करते हैं, कॉमन स्टॉक के हेड में या फिर डेट के हेड में। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो पैसा बिजनेस का हमने इकट्ठा किया उसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ लगाते हैं, अपने बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स पे या अपने बिजनेस के आउटसाइड किसी एक्सटर्नल आउटसाइड इन्वेस्टमेंट पे। और बाकी जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तमाम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो हमारे सोर्सेज और यूजेस की लिस्ट में आ रहे होते हैं उनको हम दर्ज करते हैं, और दर्ज करने के बाद हमारी स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल भी करंट एसेट है, इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स हैं, टैक्स प्री पेमेंट्स भी करंट एसेट होते हैं, और अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटीज होती हैं, अक्रूड टैक्सेस करंट लायबिलिटीज हैं, अदर अक्रूड लायबिलिटीज ये भी लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं। तो इन सबको आप देख लें, नेट इनकम और डेप्रिसिएशन के अलावा यहाँ जितने भी आइटम आए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड में, वो तमाम के तमाम या करंट एसेट्स हैं या फिर करंट लायबिलिटी हैं। तो अब इसको समझना और याद रखना आसान है कि जब भी आपके पास आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख रहे होंगे तो आप स्टार्ट करेंगे नेट इनकम से, ऐड करेंगे नॉन कैश चार्ज यानी कि डेप्रिसिएशन, ऐसा एक्सपेंस जिसके बदले कोई कैश नहीं दिया, और वो तमाम करंट एसेट्स और लायबिलिटीज जो आपने सोर्सेज और यूजेस में लिखे हुए उन तमाम को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड में दर्ज कर देंगे। जितने भी सोर्सेज होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जितने भी यूजेस होंगे वो नेगेटिव यानी कि ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे। उसके बाद हम जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं तो यहाँ पे हम वो एक्टिविटीज लिखेंगे जिसमें हमने पैसा लगाया है लॉन्ग टर्म के लिए, या तो आपने फिक्स एसेट्स में पैसा लगाया है, या आपने फिक्स एसेट खरीदे हैं या बेचे हैं, या फिर आपने आउटसाइड इन्वेस्टमेंट खरीदी है या बेची है, तो दोनों एक्टिविटीज यहाँ पे दर्ज कर दी जाएंगी। इसके बाद आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम फंड रेज करते हैं, यानी कि या तो आप कॉमन स्टॉक से फंड हासिल करेंगे या फिर आप डेट से फंड हासिल करेंगे, और कॉमन स्टॉक को जो डिविडेंड अदा किया जाता है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा जाता है। और ये सामने जैसे एक टर्म लिखा हुआ है डिविडेंड्स पेड, ये लिखा हुआ है, ये डिविडेंड हमने अदा किया। इसके अलावा हमने अगर बोरोइंग बढ़ाई है तो वो भी यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म, और अगर शॉर्ट टर्म जो भी बोरोइंग हमने की है वो सारी बोरोइंग्स, वो जरिए जहां से हमने पैसा इकट्ठा किया है वो तमाम पैसा यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखा जाएगा। तो ये एक्टिविटीज में लिखने के बाद हम तीनों एक्टिविटीज का नेट बैलेंस करेंगे। वो जो नेट बैलेंस आएगा उसको हम अपने ओपनिंग बैलेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कैश का इंक्रीज कितना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश 3। ये साबित कैसे होता है, क्योंकि कैश का ओपनिंग बैलेंस 175 है और कैश का क्लोजिंग बैलेंस 168 है। ये क्वेश्चन में बताया गया होता है। आपने जस्ट इसको वेरीफाई कैसे करना है कि इन तमाम एक्टिविटीज का, ये जो ऊपर हमने तमाम एक्टिविटीज में प्लस और माइनस लिखे हैं सोर्सेज एंड यूजेस, इन सब का जो नेट आंसर होगा वो नेट आंसर इक्वल टू डिफरेंस इन कैश आना चाहिए। यानी कि जो भी आपका 175 और 178 का डिफरेंस कितना बनता है 3,
तो ये 3 आना चाहिए। अगर ये 3 आ जाता है तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त हल किया हुआ है। अगर ये 3 इक्वल नहीं आता प्लस माइनस करने के बाद तो आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉल्ट है। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर आप गलती ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आके करते हैं, एक्टिविटीज आप सारी जज करते हैं लेकिन हेड्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर जाते हैं, तो इन हेड के रेलेवेंट आंसर्स में नेट कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फर्क आ सकता है, ऑपरेटिंग में फर्क आ सकता है, गलती आ सकती है, फाइनेंसिंग में आ सकती है, लेकिन नेट जो जवाब फाइनल आंसर होगा इन तमाम का नेट वो गलत नहीं होगा अगर आपकी तमाम सोर्सेज एंड यूजेस के अमाउंट्स और तमाम कैटेगरीज यहाँ पे दर्ज हो गई हैं। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन। इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे।